नमस्कार, मैं हूँ इंजीनियर ओमकारनाथ। आप देख रहे हैं करेंट अफेयर 25 दिसंबर 2022 के सभी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं पुष्प कमल प्रचंड ने। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ ले लिए हैं। ठीक है। पड़ोसी देश नेपाल की सत्ता में उलटफेर हो गया है। अब माओवादी नेता पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ लिए हैं। यह तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लिए हैं। ठीक है। और कल तक शेर बहादुर देउबा पूर्व सीएम की सरकार को सपोर्ट करने वाले प्रचंड अब केपी शर्मा ओली के साथ जा मिले हैं। ओली चीन के बेहद करीब माने जाते हैं। 2 साल पहले जब वे प्रधानमंत्री थे तब नेपाल का नक्शा बदल डाला था केपी शर्मा ओली ने और भारतीय जमीन को अपना जमीन बताया था। भारत नेपाल के बीच नया सीमा विवाद पैदा हो गया था। अब ओली के सपोर्ट में प्रचंड प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब ओली और प्रचंड, केपी शर्मा ओली और प्रचंड दोनों के सपोर्ट में, दोनों के साझे में सरकार चलेगी। ठीक है। हाल ही में नेपाल में आम चुनाव हुआ जो कि संसद में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली। शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी, लेकिन इस बार प्रचंड ने उन्हें समर्थन देने से इनकार कर दिया। उनके बाद दोनों का 2 साल पुराना गठबंधन टूट गया। वे ओली के साथ, केपी शर्मा ओली के साथ जा मिले और पीएम बन गए। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रचंड की नियुक्ति की घोषणा की। इससे पहले वे 2008 से 2009 और दूसरी बार 2016 और 17 में इस पद पर रह चुके हैं। अब तीसरी बार प्रचंड ने प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ समझौता के तहत शुरुआती 2.5 साल प्रचंड पीएम रहेंगे और 2.5 साल केपी शर्मा ओली रहेंगे। ठीक है। 2.5 साल का समझौता किया गया है। 2.5 ईयर केपी शर्मा ओली रहेंगे प्रधानमंत्री, 2.5 ईयर प्रचंड रहेंगे। ठीक है। इसके बाद ओली की पार्टी CPN-UML सत्ता संभालेंगी। इसके मायने ये हुए कि पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली 2.5 साल बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। खास बात यह है कि दोनों ही नेता चीन समर्थक माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड को पीएम बनने पर बधाई दी है। प्रचंड ओली को जोड़ी से भारत पर असर पड़ सकता है। प्रचंड ओली दोनों कम्युनिस्ट पार्टी से हैं और चीन के बेहद करीब माने जाते हैं। 2 साल पहले जब ओली प्रधानमंत्री थे तो चीन के साथ BRI करार पर ज़्यादा उत्सुक नजर आए थे। ऐसे में जब नेपाल की सरकार के लिए परेशानी बन सकती है। चीन भारत और चौतरफा घेरने के लिए नेपाल की ज़मीन का इस्तेमाल कर रहा है। चीन भारत को चौतरफा घेरने के लिए नेपाल की ज़मीन का इस्तेमाल कर रहा है। 2 साल पहले प्रचंड ओली सरकार के हिस्सा थे। भारत के साथ काला पानी और लिपुलेख सीमा विवाद के बाद उन्होंने 7 मंत्रियों से इस्तीफा दिया और ओली को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद वे नेपाली कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शेर बहादुर देउबा के साथ हो गए। वे प्रचंड के समर्थक से देउबा प्रधानमंत्री बने थे। क्या नक्शा विवाद है? 2019 में
नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत सरकार के नए नक्शे पर आपत्ति जताते हुए दावा किया था कि नेपाल भारत और तिब्बत की टाई जंक्शन पर टिप्पणी काला पानी इस्तीफा इसके क्षेत्र में आता है। बतौर पीएम ओली ने काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल में दर्शाता हुआ नया मैप जारी कर दिया था। भारत इन्हें अपने उत्तराखंड प्रांत का हिस्सा मानता है। ओली ने इस नक्शे को नेपाली संसद में पास भी करा दिया था। राजशाही खत्म करने में भूमिका, जो कि 90 के दशक में नेपाल के राजाशाही को खत्म करने के लिए करने वाले चेहरों में सबसे ज़्यादा प्रचंड का ही रहा है। नाम 25 साल तक भूमिगत रहने वाले पेशे से शिक्षक 68 साल के प्रचंड के नेतृत्व में 10 साल का सशस्त्र संघर्ष चलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड किस कंपनी को लॉन्च किया है? केंद्रीय मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड किस कंपनी को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन नंबर बी, कल्याणी कंपनी को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ब्रांड स्टील कंपनी को लॉन्च किया है। ठीक है, और भारत के स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा को लॉन्च किया है। इससे 20 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली से लॉन्च किया गया था। भारत सरकार ने स्टील सेक्टर में कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए नेशनल स्टील पॉलिसी को लागू किया है। भारत दुनिया में स्टील उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। ग्रीन स्टील क्या है? वह स्टील जिसका निर्माण बिना फॉसिल फ्यूल्स के हो उसे ग्रीन स्टील कहते हैं। इसमें ऊर्जा के स्रोत के रूप में नवीकरण ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल, सोलर या विंड एनर्जी आदि। स्वीडन दुनिया का सबसे पहला देश है जिसने ग्रीन स्टील का निर्माण शुरू किया है। ग्रीन स्टील बनाने में ज़्यादा फायदा होगा। दुनिया में लगभग 7% कार्बन उत्सर्जन स्टील कंपनी से होता है। भारत में लगभग 12% कार्बन उत्सर्जन स्टील कंपनी से होता है। भारत इससे स्टील कंपनियों के कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मदद मिलेगी। दुनिया में कार्बन टैक्स लगाने के बाद चल रही है। अगर कंपनी इस प्रक्रिया को स्टील बनाने में उपयोग करती है तो वह टैक्स से बच सकती है। ठीक है, नेशनल पॉलिसी क्या है? वर्ष 2007 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में स्टील उत्पाद को क्वालिटी के साथ बढ़ाना है। साथ ही भारत की स्टील की क्वालिटी के कारण दुनिया में मांगें बढ़ें। ठीक है, इस पॉलिसी के तहत भारत में ग्रीन स्टील का निर्माण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कल्याणी समूह यह भारत और दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनी है, जैसे इस्पात में काम करता है, एयरोस स्पेस में, रक्षा में, मोटर वाहन में, शक्ति में। कल्याणी समूह का स्थापना हुआ था 19 जून 1961 में। संस्थापक नीलकंठ कल्याणी हैं। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष हैं बाबा कल्याणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोफेसर कबड्डी लीग 2022 के फाइनल मुकाबले में किस टीम ने पुरेनी पल्टन को हराकर जीत हासिल की है? तो एक की है जयपुर पिंक पैथर्स ने। ठीक है, जयपुर पिंक पैथर्स ने। जयपुर पिंक पैथर ने 2 बार प्रो कबड्डी लीग के खिताब जीता है। इसके पहले 2014 में भी जीत हासिल की थी। प्रो कबड्डी लीग का यह 9वां संस्करण था। फाइनल 17 दिसंबर 2022 को मुंबई में खेला गया था। विजेता टीम
3 करोड़ रुपए और उपविजेता 1.8 करोड़ रुपए मिले थे। जयपुर पिंक पैथर्स टीम के मालिक अभिषेक बच्चन हैं। इसके पुरस्कार विजेता प्रो वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन अर्जुन देवाल पिंक 20 लाख रुपए जीते थे। रेड ऑफ द सीजन भारत बेंगलुरु में 15 लाख रुपए। प्रो कबड्डी लीग पहला टूर्नामेंट 2014, कुल टीम हिस्सा ली थी 12। सबसे ज़्यादा विजेता पटना पायरेट्स 3 बार जीती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बस ड्राइवर कौन बनी? उत्तर प्रदेश रोडवेज में पहली बस ड्राइवर कौन बनी है? तो ये बनी है प्रियंका शर्मा ने। प्रियंका शर्मा ने उत्तर प्रदेश के रोडवेज में बस ड्राइवर बनी है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने यूपी रोडवेज में पहली बार महिला बस ड्राइवर प्रियंका शर्मा बनी। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने 26 नए बस ड्राइवर की भर्ती की है, जिसमें एक प्रियंका शर्मा भी बनी है। प्रियंका शर्मा का उत्तर प्रदेश की सबसे पहली बस ड्राइवर तक का सफ़र इन पति की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी प्रियंका पर आ गई। उन्होंने काम की तलाश में कई शहर बदले, जिन्होंने दिल्ली में फैक्ट्री में हेल्पर की नौकरी की। यहीं उन्होंने बस ड्राइवर का कोर्स किया। उसके बाद वह दिल्ली से मुंबई आ गई। उन्होंने वहां बस ड्राइवर के रूप में काम किया। वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश में महिला ड्राइवर पद पर भर्ती निकाली, उसमें वह सिलेक्ट हो गई। वर्ष 2022 मई में उन्होंने ट्रेंडिंग पास की और सितंबर में उन्होंने पोस्टिंग मिली। इसके बाद वह उत्तर प्रदेश की पहली महिला बस ड्राइवर बन गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिजी का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? फिजी का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सिल्विनी राबुका। ऑप्शन नंबर ए, फिजी का नया प्रधानमंत्री सिल्विनी राबुका को अपॉइंटमेंट किया गया है। ठीक है, पूर्व मिलिट्री कमांडर सिल्विनी राबुका को 24 दिसंबर 2022 को फिजी का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। वे फ्रैंक बेनीमारामा की जगह पीएम बने हैं। वे फ्रैंक बेनीमाराम और उन्होंने वर्ष 2006 में तख्तापलट में सरकार गिरा दी थी और 1 वर्ष बाद प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने देश की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी। इस वैक्सीन का नाम बताइए। तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, INCOVACC। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वैक्सीन का नाम। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन को मंजूरी दी है। वैक्सीन को 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए बूस्टर डोज बहुत बेहतर है और बिना सुई वाली यह वैक्सीन प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध होगी। इसे जल्द ही कोविन प्लेटफॉर्म पर पेश किया जाएगा। यह बिना इंजेक्शन वाली वैक्सीन है। ठीक है, चीन और कुछ अन्य देशों में कोविड मामलों में तेजी के बीच वैक्सीन को मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार से पहले इस वैक्सीन की मंजूरी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सितंबर 2022 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में कैबिनेट ने राज्य के पर्यटक क्षेत्रों को उपयोग का दर्जा दिया है? किस
राज्य की कैबिनेट ने राज्य के पर्यटक क्षेत्रों में उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये दिया है ऑप्शन नंबर सी, असम ने। ठीक है, असम ने पर्यटक क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है। ठीक है, असम कैबिनेट ने 19 दिसंबर 2022 को अपने पर्यटक क्षेत्रों को उद्योग का दर्जा दिया है। असम मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए पर्यटक क्षेत्र का विकास करना जरूरी है। राज्य में सब्सिडी के साथ रेस्तरां, कैफेटेरिया, स्वास्थ्य क्लब, स्पा और कल्याण केंद्र खोले जाएंगे। इससे क्या क्या फायदा होगा कि इसका उद्देश्य पर्यटक क्षेत्र में निवेश लाना है। इससे पर्यटक क्षेत्र में नए रोजगार उत्पन्न होंगे। विलुप्त होते जानवर और पौधों की प्रजातियों को बचाने में मदद मिलेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पर्यटक क्षेत्र की बुनियादी ढांचे का विकास होगा। असम का पर्यटन क्षेत्र भारत असम के उत्तर पूर्व का सबसे पुराना राज्य है। असम प्राकृतिक सुंदरता और इतिहास के लिए जाना जाता है। असम के पर्यटक स्थलों के मुख्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानव राष्ट्रीय उद्यान है, मानस मांजुली द्वीप है, कामाख्या मंदिर है, उमानंद द्वीप है। ये असम के मुख्य पर्यटक स्थल हैं। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर है। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच पहली बार आयोजित किया गया है? वीर गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच पहली बार आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है जापान और भारत के बीच। ठीक है, जापान और भारत के बीच। भारत और जापान की वायुसेना के बीच पहली बार वीर गार्जियन युद्धाभ्यास 16 से 26 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। इसे जापान की अहाकुरी एयर बेस और इरुमा एयर बेस में आयोजित किया जाएगा। इसका अभ्यास का उद्देश्य है कि चीन सीमा विवाद लगभग हर पड़ोसी से चल रहा है, जैसे भारत, जापान, वियतनाम और लाओस, भूटान, नेपाल आदि सभी से चीन का सीमा विवाद चल रहा है। जापान ने इसे देखते हुए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसने अपना सैन्य खर्च को भी दोगुना से ज़्यादा कर दिया है। जापान और भारत दोनों चीन के विस्तारवादी नीतियों के सबसे बड़े रुकावट हैं। चीन के अग्रसेन को देखते हुए भारत और जापान पहली बार इस युद्धाभ्यास को करेंगे। यह भारत और जापान के बीच पहला हवाई युद्धाभ्यास है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार इसका उद्देश्य चीन को चेतावनी देना है। इसके लिए जापान में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन से फाइटर जेट भाग लेंगे इसमें? तो भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट, IL-78 स्ट्रेटजिक लिफ्ट एयरक्राफ्ट, C-17 ग्लोबल मास्टर 13। जापान की तरफ से F-20, F-15 ये अब भाग लेंगे। ठीक है, भारत जापान के बीच अन्य सैन्य अभ्यास थल सेना, धर्म गार्जियन नेवी, जापान भारत समुद्री अभ्यास, मालबार अभ्यास, भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के लिए हुई नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के लिए हुई नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन नंबर सी, सैम क्यूरन। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में हुई नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? सैम क्यूरन बने हैं। ठीक है,
इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के लिए 23 दिसंबर 2022 को खिलाड़ियों की नीलामी कराई गई है। इस नीलामी में इंग्लैंड के ऑल राउंडर सैम क्यूरन सबसे महंगे खिलाड़ी बिके। इसकी नीलामी 18.5 करोड़ रुपए की हुई है। 18.5 करोड़ रुपए की इनकी नीलामी हुई। इस नीलामी में कुल 405 खिलाड़ी शामिल थे। इसमें सिर्फ 80 खिलाड़ी पर बोली लगी है और वे कुल 29 विदेशी खिलाड़ियों को खरीदा गया है। इंडियन प्रीमियर लीग की नीलामी में सबसे महंगी बोली का इतिहास वर्ष 2023 में सैम क्यूरन इंग्लैंड के हैं जो 18.5 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं पंजाब किंग्स के द्वारा। सैम कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको 17.5 करोड़ में नीलामी किया गया है। और वेन स्टोक्स जो इंग्लैंड के हैं, इनको 16.5 मतलब 16.25 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा। वर्ष 2021 में क्रिस मॉरिस दक्षिण अफ्रीका के हैं, इनको 16.25 करोड़ राजस्थान रॉयल्स के लिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी का दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहली बार विश्व टेबल टेनिस सीरीज प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित किया गया है? भारत में पहली बार विश्व टेबल टेनिस सीरीज प्रतियोगिता किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है गोवा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गोवा। ठीक है, भारत में पहली बार विश्व टेबल टेनिस सीरीज प्रतियोगिता का गोवा की राजधानी पणजी में 27 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक आयोजित किया जाएगा। इसे पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसको गोवा सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया मिलकर आयोजित करेगा। इसकी घोषणा विश्व टेबल टेनिस के एमडी मैट फाउंड ने की है। विश्व टेबल टेनिस को इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ने वर्ष 2019 में कमर्शियल टेबल टेनिस टूर्नामेंट को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इसका पहला आयोजन वर्ष 2020 में मोकाओ चीन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैकला सत्यनारायण का निधन 23 दिसंबर 2022 को हो गया। वे इनमें से क्या थे? तो ये अभिनेता थे। कैकला सत्यनारायण का निधन। ठीक है, ये कैकला सत्यनारायण एक अभिनेता थे। ठीक है, वे 87 वर्ष के थे। वे तेलुगु अभिनेता थे। कैकला सत्यनारायण कैकला का जन्म 25 जुलाई 1935 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। उन्होंने नवरसा नटना सार्वभौमा के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने 770 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 200 से अधिक निर्देशन के साथ काम किया। अपने 5 दशक के फिल्म करियर में उन्होंने सोलो हीरो, एंटी हीरो और सहायक कलाकार के रूप में कई यादगार किरदार निभाए हैं। उन्होंने 1996 में मछलीपट्टनम से संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। वे आखिरी बार महेश बाबू की फिल्म महर्षि में नजर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया हेमंत गुप्ता को। ठीक है,
हेमंत गुप्ता को नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कैबिनेट के नियुक्त समिति ने 19 दिसंबर 2022 को नोटिफिकेशन जारी कर हेमंत गुप्ता की नियुक्ति की मंजूरी दी है। हेमंत गुप्ता स्वयं सुप्रीम कोर्ट के 4 वर्ष के कार्यकाल के बाद 16 अक्टूबर 2022 को रिटायर्ड हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उन्होंने अपने कार्यकाल में कई अहम फैसले सुनाए थे। उन्होंने कर्नाटक हिजाब बैन केस पर भी अहम फैसला किया था। वे पंजाब और हरियाणा कोर्ट में के जज भी रह चुके हैं। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और सुलह की कार्रवाई करने के लिए नई दिल्ली स्थित एक स्वास्थ्य संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितने लाभार्थियों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न देने का फैसला किया है? 81 करोड़। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितने लाभार्थियों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न देने का फैसला किया? 81 करोड़ लोगों को। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट ने 23 दिसंबर 2022 को यह फैसला लिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत सभी 81 करोड़ लाभार्थियों को 1 वर्ष के मुफ्त खाद्यान्न दिया जाएगा। लाभार्थी परिवार को जो मोटे अनाज के लिए 1 रुपये, गेहूं के लिए 2 रुपये और चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलो का भुगतान करते थे, उन्हें अब अगले 1 वर्ष तक 35 किलो खाद्यान्न मुफ्त मिलेगा। इसके अलावा गैर लाभार्थी को दिसंबर 2023 तक 1 महीने में 5 किलो मुफ्त मिलेगा। केंद्र ने योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का अनुमान लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023 के लिए मिलिंग पोखरा नारियल न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितना तय करने की मंजूरी दी है? ठीक है, तो ये मंजूरी दी है ऑप्शन नंबर A 10,860 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट ने 23 दिसंबर 2022 को मिलिंग पोखरा नारियल का MSP 10,860 रुपये प्रति कुंटल तय करने की मंजूरी दी है। मिलिंग खोखरा का उत्तम ग्रेड है कि जिसका उत्तम नारियल तेल निकालने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कैबिनेट ने बाल खोखरा MSP 1175 रुपये प्रति कुंटल तय करने की मंजूरी दी। बाल सेब का सूखा नारियल बाल खोपरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर B 24 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं में अधिकारों की जागरूकता बढ़ाना। इस दिन वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की सहमति मिली थी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के होने वाले शोषण का रोकना है। विशेष उपभोक्ता अधिकार 15 मार्च को। ठीक है, यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने तमाम मित्रों को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।